नमस्कार सभी को। मैं आकाश आप सभी का आपके अपने मंच साहित्य के पंचरत्न में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मंच की अगली कड़ी में मैं आप सबके बीच लेकर के प्रस्तुत हूं चीफ की दावत कहानी की समीक्षा, जो कि अपने हिंदी विषय से नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में लगाई गई है। हिंदी विषय में उस कहानी की समीक्षा देखेंगे। उससे पहले हम लेखक परिचय देखते हैं और फिर कहानी पर आते हैं। भीष्म साहिनी के कथा मानस पर प्रेमचंद, यशपाल, चेखव, मोपासा, गोरकी व कैथरीन मेन्सफील्ड की गहरी छाप है। किसके? भीष्म साहिनी के कथा साहित्य पर। इनके 9 कहानी संग्रह है, ध्यान रखना है। कहानी संग्रहों से भी प्रश्न बनता है, इसलिए इनके 9 कहानी संग्रह ध्यान रखना है, जिसमें पहला पाठ 1957 ईस्वी कहानी संग्रह में 15 कहानियाँ संग्रहित हैं। इस कहानी संग्रह जो है, इस कहानी संग्रह में भीष्म जी ने जीवन की विषमता, खोखलापन व निरर्थकता को उजागर किया है। इस संग्रह की पहली कहानी चीफ की दावत है। तो पहला पाठ जो संग्रह है, इसकी पहली कहानी चीफ की दावत है। और भीष्म साहिनी के असली पहचान उनकी इसी वजनदार और चर्चित कहानी से शुरू होती है। तो यही एक कहानी थी जहाँ से भीष्म साहिनी जी की पहचान बनती है साहित्य के क्षेत्र में। चलते हैं, देखते हैं। चीफ की दावत भीष्म साहिनी द्वारा रचित प्रमुख कहानी है और इस कहानी में उन्होंने मध्यवर्गीय समाज के खोखलेपन तथा दिखावटीपन को दर्शाया है। उनके द्वारा रचित कहानी आज भी उतनी प्रासंगिक है जितनी उस समय थी, यानी जब वो लिखे थे। भीष्म साहिनी के सामनाथ के माध्यम से, मतलब भीष्म साहिनी जी जो इसमें लेखक हैं, उन्होंने सामनाथ के माध्यम से शिक्षित युवा पीढ़ी पर करारा व्यंग किया है। आज के शिक्षित युवा वर्ग अपने माता पिता को बोझ समझते हैं। व्यक्ति अपनी सुख सुविधा के लिए अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। वे यह तक भूल जाते हैं कि आज जिस समाज में तुम रह रहे हो उनकी बदौलत है। किनकी बदौलत? माँ बाप की बदौलत। अपने बच्चों को काबिल बनाने के लिए माता पिता अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। उनका पूरा जीवन अपने बच्चों की खुशी के लिए बलिदान में व्यतीत हो जाता है। यानी बच्चों की खुशी के बलिदान में माँ बाप का पूरा जीवन जो है तो व्यतीत हो जाता है। और चीफ की दावत एक ऐसी ही कहानी है जिसमें स्वार्थी बेटे सामनाथ को अपनी विधवा बूढ़ी माँ का बलिदान फर्ज ही नजर नहीं आता। कहानी के मुख्य पात्रों की बात करें तो इसमें सामनाथ है, जो कि मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति है, जो अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करके, यानी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अपने चीफ की खुशामद करता है इस कहानी में। और दूसरे पात्र में चलेंगे तो सामनाथ की पत्नी है, और पत्नी वह सामनाथ के इच्छा अनुसार तथा समाज में प्रतिष्ठा बनाए रखने हेतु दिखावटी बातों में विश्वास रखती है। तीसरी स्वयं सामनाथ की माँ होती है, और सामनाथ की माँ बूढ़ी स्त्री है और जो ममता की मूरत है तथा अपने बेटे के भले के लिए कुछ भी करने को सदैव तत्पर रहती है। फिर चौथे पात्र के रूप में चीफ आते हैं, जो कि सामनाथ का बॉस है, और यह एक विदेशी पात्र है, लेकिन आदर्श व्यवहार उसके चरित्र का महत्वपूर्ण अंग है। अन्य पात्र में विधवा सहेली है, मेम साहेब भी हैं। चलते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। भीष्म साहिनी द्वारा जो ये रचित कहानी चीफ की दावत है, एक कहानी के मध्यवर्गीय जो कहानी है, इस कहानी में मध्यवर्गीय वर्ग के खोखलेपन, दिखावटीपन तथा स्वार्थपरता को दर्शाया गया है। इसमें मध्यवर्गीय व्यक्ति की निजी महत्वाकांक्षाओं को दर्शाया गया है और इस कहानी का केंद्र बिंदु मिस्टर सामनाथ व उसकी बूढ़ी माँ है। तो ध्यान रखना है, सामनाथ और बूढ़ी माँ इस कहानी की केंद्र बिंदु पर हैं। कथा में सामनाथ के माध्यम से शिक्षित पीढ़ी के अशिक्षित आचरण को जीवंतता के साथ पेश किया गया है। सामनाथ दफ्तर में नौकरी करता है। वह धीरे धीरे उच्च पद पाने की महत्वाकांक्षा रखने लगता है और अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए वह विदेशी चीफ की खुशामदी भी करता है। सामनाथ चीफ को अपने घर दावत पर आमंत्रित करता है। सामनाथ के घर उसकी पत्नी तथा बूढ़ी माँ है, परंतु वह अपनी माँ की अनावश्यक सामान, मतलब अपने माँ को क्या समझता था? अनावश्यक सामान की तरह उसकी उपेक्षा करता है। कौन? सामनाथ।
वह अपनी निरक्षर व बूढ़ी माँ को कहीं छुपाना चाहता है। वह सोचता है कि चीफ उसकी माँ के साक्षात्कार से नाराज ना हो जावे, इसीलिए वह अपनी माँ को चीफ के आने से पहले ही अपनी कोठरी में भेजने को कहता है। सामनाथ अपनी पदोन्नति के लिए अपनी माँ को अकेलेपन का शिकार बना देता है। वह उसके द्वारा किए गए बलिदान को भी नहीं समझता। अधिकांशतः ऐसा ही होता है, मतलब ज़्यादातर ऐसे देखने को मिलता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वह अपने माता पिता द्वारा किए गए उपकार को भूल जाते हैं। भले ही उस बच्चे की पढ़ाई के लिए माता पिता ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया हो, परंतु उनके बच्चों को वे घर में पड़े किसी कोने में कूड़े करकट की भांति दिखाई देते हैं। कौन? माँ बाप। चीफ की दावत कहानी में ऐसा ही होता है और मिस्टर सामनाथ अपने माँ के बलिदान को फर्ज बताता है, यानी तुम्हारा ये बलिदान बलिदान नहीं है, ये फर्ज है जो तुमने अदा किया, ऐसा वो अपने माँ से कहता है और समझता भी है। मिस्टर सामनाथ माँ को लेकर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं समझता। वह अपनी माँ के हृदय पर कुठाराघात करता है और जब वह अपनी माँ को छिपा नहीं पाता तो झूठा प्रदर्शन भी करता है। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में बाहर रखते हुए कहता है, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। परंतु इस प्रदर्शन में सामनाथ की चिंता छुपी हुई है। वह सोच रहा है कि कहीं माँ का साक्षात्कार चीफ तथा उसके साथ आए लोगों से न हो जावे। सामनाथ पुरानी पीढ़ी के त्याग के प्रति कृतज्ञ है, यानी पुरानी पीढ़ी को ये त्यागना चाहता है और उसकी माँ ने जेवर बेचकर इस काबिल बनाया कि वह दुनिया में सिर उठाकर जी सके, परंतु वह उसके उल्लेख मात्र से तिलमिला उठता है। यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो नहीं है जेवर बस। यानी ये जेवर मांगता है और फिर उसके बाद तिलमिला उठता है जब अगर माँ बोलती है कि आपके पढ़ाई के लिए मैंने पूरा जेवर खर्चा कर दिया। तो एक कहता है कि यह कौन सा राग आपने छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो कि नहीं है जेवर बस। इससे पढ़ाई लिखाई का क्या ताल्लुक है? जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूँ, निरा लंडूरा तो नहीं लौट आया, जितना दिया था उससे दुगना ले लेना। माँ द्वारा किए गए समर्पण को वह चंद रुपए में तौलता है। आधुनिक युग में युवा वर्ग माता पिता के लिए एक बलिदान को भूल जाते हैं तथा अपनी सफलता को अपनी काबिलियत का नाम देते हैं। यह आधुनिक युग की बहुत बड़ी त्रासदी है कि युवा वर्ग बुजुर्गों के आदर मान सम्मान को भूल गया है। सामनाथ पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंग चुका है। वह अपनी माँ से कभी बात नहीं करता। वह अपनी माँ के साथ हमेशा संवेदनहीन व्यवहार करता है। माँ बेटे के व्यवहार से डरती भी है। वह बेटे के हुक्म का हमेशा अपनी मर्जी के खिलाफ पालन करती है। सामनाथ की माँ का जी चाह रहा था कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जावे, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती है। सामनाथ ने माँ को हिदायत दी कि जब चीफ आए तो उनसे बातें कर लेना, परंतु माँ ने अपनी असमर्थता प्रकट की। मैं ना पढ़ी ना लिखी बेटा, मैं क्या बात करूंगी। तुम कह देना माँ अनपढ़ है, वह जानती समझती नहीं, वह नहीं पूछेगा। परंतु सामनाथ बिना कुछ सुने चला गया वहां से। शाम को दावत के समय सामनाथ मन ही मन सोचता है कि विदेशी चीफ को कैसे बताएंगे कि उसकी माँ निरक्षर है। आधुनिकता तथा पश्चिमीकरण की चकाचौंध में आज के युवा वर्ग बुजुर्गों के दिल पर कुठाराघात करते हैं। बुजुर्ग अपनी मर्जी के खिलाफ बच्चों की खुशी के लिए बलिदान कर रहे हैं। सामनाथ पश्चिमीकरण के रंग में रंगा हुआ है। शाम को मेहमानों के आने के बाद उनकी खुशामद में लग जाता है। शराब का दौर खत्म होने के बाद सभी भोजन के लिए बरामदे में कुर्सी पर बैठी नींद के खर्राटे ले रही थी कि वहाँ, यानी जब शाम को वहाँ से इन लोगों की दारूबाजी खत्म होती है तो भोजन के लिए बरामदे पर ये लोग आते हैं बरामदे में, और वहीं कुर्सी पर बैठी नींद के साथ खर्राटे ले रही थी कौन? उनकी माँ। और वहाँ अचानक चीफ सामने आ गए। सामनाथ
अपने आप को लज्जित महसूस करने लगा कि माँ ये क्या कर रही है। सामनाथ की माँ के सामने आने के बाद सभी माँ की दयनीय स्थिति पर हंसने लगे, परंतु चीफ ने बात को संभाल लिया। पश्चिमी सभ्यता के दिखावटीपन में लिपटा सामनाथ अपनी निरक्षर माँ को क्या करता है, आदेश देता है, माँ हाथ मिलाओ, कहो माँ हाउ डू यू डू। माँ धीरे से सकुचाते हुए बोली, हो डू डू। चीफ सामनाथ की वृद्ध माँ से हाथ मिलाता है और उसे सामनाथ की माँ बहुत अच्छी लगती है। सामनाथ ने अपनी माँ का परिचय करवाते हुए बताया कि मेरी माँ गांव से ताल्लुक़ रखने वाली महिला है और पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंगे युवा दिखावटीपन में विश्वास रखते हैं। वे अपने निरक्षर तथा गांव में रहने वाले माता पिता का परिचय करवाने में हिचकिचाते हैं। यही आधुनिक जीवन की त्रासदी व विडंबना है। हम अपने नैतिक मूल्य तथा सामाजिक उत्तरदायित्व को भूल जा रहे हैं। जीवन को गांव के लोग बहुत पसंद हैं। माफ करिएगा कि चीफ को गांव के लोग बहुत पसंद हैं। चीफ ने सामनाथ को बताया। चीफ ने पूछा, तो तुम्हारी माँ गीत और नाच जानती होगी। जब उसको बताया गया चीफ से कि हमारी माँ गांव से है, तो चीफ सामनाथ से पूछता है कि तो तब तो आपकी माँ को गीत और नाच आता होगा। यह कहते हुए चीफ ने माँ को प्यार व अपनेपन की भावना से देखा। सामनाथ ने अपनी माँ को चीफ के लिए गाना सुनाने का आदेश दिया, परंतु माँ ने अपनी विवशता प्रकट की। तो सामनाथ ने कहा, वाह माँ, मेहमान का कहा कोई भी टालता है। साहब ने इतनी रीझ से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। सामनाथ की माँ ने विवाह का एक गीत सुनाया, हरियाणी माए हरियाणी भैड़े हरिया ते भागी भरिया है। ध्यान रखना है, गीत चीफ की दावत में आया है और उनकी माँ सुनाती हैं, जो कि हमारे कहानी में पूछा जा सकता है। चीफ ने माँ के हाथों की बनी फुलकारियाँ देखी जो उसे बहुत पसंद आई। सामनाथ ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए साहब को नई फुलकारी बनाकर देने का वादा किया। माँ ने बेटे के सामने अपनी असमर्थता प्रकट की, परंतु बेटे ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और साहब को कहा कि माँ आपके लिए फुलकारी बना देगी। सामनाथ को माँ की व्यवस्था के बावजूद साहब की खुशामदगी आवश्यक थी, यानी जो साहब की खुशामदगी करना चाहता था, तो माँ की व्यवस्था उसके आगे कुछ नहीं थी। ज़्यादा खुशामदी करना ज़्यादा इसके लिए ज़रूरी था। किसके लिए? सामनाथ के लिए, बेटे के लिए, क्योंकि वह सोच रहा था कि साहब खुश होंगे तो उसे तरक्की मिलेगी। सामनाथ अवसरवादिता व स्वार्थ पूर्ति की साक्षात मूर्ति है। परंतु विडंबना की बात तो यह है कि जिस माँ को वह अपनी तरक्की में बाधक समझता है, उसी माँ ने उसकी तरक्की दिलवाई। आज के शिक्षित युवा वर्ग भी सामनाथ की भांति स्वार्थी होते जा रहे हैं। उनके नैतिक मूल्य इतने गिर चुके हैं कि उन्हें ऊपर उठाना मुश्किल है। वे अपनी पदोन्नति के लिए बुजुर्ग माता पिता को छोड़कर शहर की चकाचौंध दुनिया में चले जाते हैं। वहां रहकर वे शहरी बाबू बन जाते हैं। वे अपनी पदोन्नति के लिए अपनों का साथ छोड़ देते हैं। जैसे ही दावत आरंभ हुई, माँ अपनी कोठरी में धीरे धीरे चली गई और अपनी कोठरी में बैठकर जोर जोर से रोने लगी। दावत होते ही सभी मेहमान चले गए वहाँ से और उनके जाने के बाद सामनाथ अपनी माँ के पास गया। माँ दरवाज़ा खोलो। अपने स्वार्थी बेटे की आवाज़ सुनकर माँ का दिल दहल गया। उसने सोचा कि मुझसे कहीं कोई भूल तो नहीं हो गई। माँ ने धीरे से दरवाज़ा खोला। ओ अम्मी, तुम जो आज रंग ला दिया, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुए कि क्या कहूँ। अपने बेटे की तरक्की सुनकर माँ की आंखों में आंसू छलकने लगे। माँ अपने ही घर में घुटन महसूस करती है तथा अपने बेटे से हरिद्वार जाने का आग्रह करती है। सामनाथ अपनी बदनामी व स्वार्थ पूर्ति के लिए माँ को कहता है कि क्या तुम मेरी पदोन्नति नहीं चाहती?
क्या तुम अपने हाथों से फुलकारी नहीं बनाओगी? सामनाथ की बात सुनकर बेबस माँ हरिद्वार न जाने का निश्चय करती है। ममता की मूरत तथा वात्सल्यमयी माँ बेटे की तरक्की के बारे में सोचकर अपनी लाचारी भूल गई। सामनाथ मध्यवर्गीय समाज का एक स्वार्थी तथा लाचारी इंसान है। वह अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए अपनी माता के हृदय पर कुठाराघात करता है। वह पश्चिमी सभ्यता के लिए, यानी जो पश्चिमी सभ्यता है, उस पश्चिमी सभ्यता के रंग में इतना रंगा हुआ है कि वह अपनी माँ को काम करने के लिए मजबूर करता है। भीष्म साहनी द्वारा रचित चीफ की दावत कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय भी। यह कहानी युवा पीढ़ी पर करारा व्यंग है, जो अपनी झूठी शान के लिए अपनी माँ के हृदय पर कुठाराघात पहुँचाते हैं, जिसको माँ किसी के सामने बयान नहीं कर पाती। युवा पीढ़ी अपने माता पिता को अपनी सफलता के मार्ग में बाधा समझती है तथा बुजुर्गों की प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपों से अपेक्षा करती है। युवा पीढ़ी बुजुर्गों को बेगानेपन का बोध कराती है। यह कहानी युवा पीढ़ी के यथार्थ तथा बुजुर्गों के प्रति घटती जिम्मेदारियों का अंकन कराती है और समाज में व्याप्त समस्याओं का, विसंगतियों का चित्रण भीष्म साहिनी की इस कहानी में बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। यानी विसंगति का चित्रण जो भी है, भीष्म साहिनी जी ने इतने अच्छे तरीके से किया है कि हम लोग इस कहानी को पढ़ने के बाद समझ जाएंगे और आधुनिक मानवीय मूल्यों के विघटन, पारिवारिक मूल्यों के प्रति अनास्था तथा बेगानेपन का चित्रण चीफ की दावत में बहुत अच्छी तरह हुआ है। निष्कर्षतः भीष्म साहिनी ने चीफ की दावत में युवा पीढ़ी के संवेदनशील व्यवहार को चित्रित किया है। वे सामाजिक यथार्थ से जुड़े हुए कथाकार थे। कौन? भीष्म साहिनी जी, जिन्होंने सामनाथ के माध्यम से शिक्षित वर्ग के अशिक्षित आचरण को दर्शाया है और स्वार्थी बेटे की स्वार्थी भावनाओं को कहानी के माध्यम से उजागर किया है। उन्होंने युवा पीढ़ी को यह एहसास दिलाने की कोशिश की है कि हमें रिश्तों की पवित्रता को नहीं भूलना चाहिए, अपने घर में बुजुर्गों के प्रति लगाव रखना चाहिए और उन्हें बोझ समझकर नहीं बल्कि अपनेपन की भावना से रखना चाहिए। चीफ की दावत कहानी के अगर महत्वपूर्ण कथनों की बात करें, क्योंकि कथन भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, सीधा सीधा कथन रख के पूछ लेता है कि यह किस कहानी या किस नाटक, किस उपन्यास का कथन है। तो पहला कथन है कि यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो ना नहीं है जेवर। बस इससे पढ़ाई लिखाई का क्या ताल्लुक है? जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूँ, निरालंडूरा तो नहीं लौटा हूँ, जितना दिया था उससे दुगना ले लेना। दूसरा कथन है कि मैं ना पढ़ी ना लिखी बेटा, मैं क्या बात करूँगी, तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वह नहीं पूछेगा। तीसरा कथन आता है कि कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, पर वह बार बार उमड़ आते हैं, जैसे बरसों का बाल तोड़कर उमड़ आए हों। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में नहीं आते थे। अगला कथन यानी चौथा कथन है कि यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया। सामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा, बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। पांचवा और अंतिम कथन है कि तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। तो ये थी चीफ की दावत कहानी भीष्म साहिनी जी की, जो कि अपने नेट के पाठ्यक्रम में लगी है। उस कहानी की हम लोग संक्षिप्त रूप में समीक्षा देखे हैं। कहानी कैसी लगी है आप सभी लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। और बाकी इस मंच पर
समय सारणी दे दी गई है। सभी रचनाओं या अन्य विधाओं की समीक्षा हम लोगों के सामने आ रही है, तो उसका भी आप लोग जुड़ करके लाभ लीजिए। और सोमवार से गुरुवार तक विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में, तो आगामी परीक्षा को देखते हुए हम लोग सोमवार से ध्यान रखिएगा, गुरुवार तक विगत वर्षों के प्रश्न करेंगे और शुक्रवार और शनिवार के दिन हम लोग जुड़ेंगे 5 बजे से 6 बजे तक। और 4 से 5 विगत वर्षों का प्रश्न रहेगा, ध्यान से हम लोगों को सुन लेना है। मैं हालांकि उसमें नोटिस भी कर दूंगा। और शुक्रवार शनिवार को 5 से 6 शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ पर आधारित एक तरफ से हम लोग प्रश्नोत्तरी करेंगे, और परीक्षा तक हम लोग लगभग शुक्ल के इतिहास ग्रंथ से 500 प्लस प्रश्नोत्तरी कर लेंगे, और वहीं विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न भी परीक्षा से पहले हम लोग यहाँ करेंगे। तो 4 से 5 सोमवार से गुरुवार, और शाम को 5 से 6 बजे तक हम लोग जुड़ेंगे शुक्रवार को और शनिवार को शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ पर जो प्रश्न हैं उनको करने के लिए। तो आप सभी को ये समीक्षा कैसी लगी, अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी ने इतने धैर्य और ध्यान से सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।